बीजेपी के ट्विटर अकाउंट से एक गाना ट्वीट हुआ जिसमें समाजवादी पार्टी सरकार के कई फैसलों और साथ ही साथ उस दौरान हुए दंगों को लेकर सवाल उठाए गए। कई सवाल ऐसे उठाए गए जो कि अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते कहीं न कहीं उन पर लगातार विपक्ष उठाता था। उन सवालों को भी इस वीडियो में शामिल किया गया। हालांकि इन सवालों के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आज किसी का भी चरित्र हनन करने वाली पार्टी बन गई है और कहीं न कहीं जिस तरीके से ये जवाब आ रहे हैं वो कहीं न कहीं गुंडों की भाषा और उनके प्रतीक की तरीके से हैं। समाजवादी पार्टी की जड़ों में लोकतंत्र है और समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं अपने बल पर, अपने मूल्यों पर और अपने आदर्शों के जरिए खड़ी हो जाएगी। हालांकि अब लगातार सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ट्विटर वार जारी है, जिसके बाद जहां पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक वीडियो ट्वीट किया, उसके बाद अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से भी शिवपाल यादव ने जवाब दिया। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या जवाब इस ट्वीट को लेकर आता है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से दोनों चरणों के लिए नामांकन के पहले प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी, उसमें देखा जा था कि कई असंतोष नेताओं ने इसका विरोध भी किया था। लखनऊ से लेकर पूर्वांचल की बात करें या पश्चिमांचल की बात करें, लगातार इसका विरोध प्रदर्शन भी होता रहा है। अब इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति बनाई है जिसमें प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री साथ ही साथ कई वरिष्ठ पदाधिकारियों को डैमेज कंट्रोल के लिए लगाया गया है। माना जा रहा है कि निकाय चुनाव में होने वाले इस चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम उम्मीदवारों के टिकट काटे थे, उसको देखते हुए कई जगह बागी उम्मीदवार भी उतारे गए हैं। उन सबको देखते हुए कि कहीं निकाय चुनाव में इसका कोई एडवर्स इफेक्ट न पड़े, इसको रोकने के लिए डैमेज कंट्रोल के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है जिसमें सरकार के मंत्रियों सहित पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। माना जा रहा है कि निकाय चुनाव के डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए एक पूरी व्यवस्था भी की गई है, जिसको माना जा रहा है कि जिस तरीके से अगर डैमेज कंट्रोल नहीं रोका जाएगा तो निकाय चुनाव के साथ साथ आने वाले 2024 के चुनाव में भी क्या इसका असर पड़ सकता है। इन सब के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार ने एक पूरे साथ साथ योगी सरकार संघ और संगठन ने मिलकर डैमेज कंट्रोल से निपटने की पूरी रणनीति बना ली। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज फिर जो है 7 मेयर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। यानी कि इस बार जो मेयर प्रत्याशी उतारे गए उसमें फिर से 5 नाम ऐसे हैं जो मुस्लिम हैं। यानी कि एक बार फिर से मुस्लिम वोट बैंक खेलने के लिए राजनीति फिर से दिखाई दे रही। यानी बसपा सुप्रीमो मायावती की जो वोट बैंक खींचने का जो अपना एक तरीका था उसको लेकर के काम करती नजर आ रही। यानी एक बार फिर से दलित और मुस्लिम एक साथ लाने की कयास जो है उस पर तेजी ला दी है। यानी आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के मायावती की जो रणनीति है वो साफ हो चुकी है। यानी लोकसभा चुनाव में विजयी बनाने के लिए निकाय चुनाव का सहारा लेते हुए आगे बढ़ने की जो उनकी योजना है उस पर काम करती नजर आ रही हैं। बीएसपी हम लोग जनपद संभल में खड़े हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से नगर पालिका चुनाव का बिगुल बजा, उसके बाद लगातार यहाँ पर नामांकन किए गए। अब नामांकन के बाद जिस तरह से ईद आई है, लेकिन ईद को लगातार चुनाव ईद मानी जा रही है। अब ईद के बाद लगातार लोग अपने घरों से निकलने शुरू हो गए हैं और अपने वोट मांगने हैं। दरअसल आपको बता दें कि संभल में जिस तरह से राजनीतिक माहौल गर्म हुआ है और उसको गर्म को देखते हुए यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो सदर विधायक इकबाल महमूद ने अपनी पत्नी को खड़ा किया है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर संभल के सांसद डॉक्टर शफीक रहमान बर्क ने यासीन शैफी की पत्नी को खड़ा किया है, ये दोनों में दरार और रार जिस तरह से सामने आया है। लगातार जिस तरह से समाजवादी पार्टी का अगर यहाँ संभल में देखना है कि ताज किस सर पर होगा, लेकिन जिस तरह से दोनों लोगों में रार यहाँ पर है वो चर्चाओं का विषय बना है। लेकिन इसके साथ संभल में यहाँ पर गणेश शर्मा ने अपनी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि के रूप में सामने आई है। इसी के साथ यहाँ पर AIMIM के मुशीर चौधरी सामने अपना परचम लहराएंगे और उसके अलावा पार्टी के शहजाद आए हैं। फिलहाल अब देखना ये कि इन सभी के बीच में कांग्रेस में भी यहाँ पर संभल में प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, लेकिन निर्दलीय अपना ताल ठोक रहे हैं। अब देखना ये है कि इस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ साथ यहाँ पर बीएसपी के जो पूर्व चेयरमैन शकील मेंबर हैं, उनके अपने पुत्र वधू को मैदान में लाए हैं। लेकिन इनके बीच अब कुश्ती किसकी होती है, ये WWE का मैदान कौन जीतता है, ये तो वक्त बताएगा। आगरा के क्रावली क्षेत्र में काफी लंबे समय से भ्रूण लिंग हत्या मामले में काफी लंबे समय से संचालित हो रहा था, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने छापेमारी की, जिसमें कई महिलाएं गिरफ्तार की हैं। आपको बता दें यह भ्रूण लिंग का मामला क्रावली क्षेत्र में काफी लंबे समय से संचालित हो रहा था। इससे पहले भी राजस्थान की टीम ने कई बार भ्रूण लिंग के मामले में कई बार छापेमारी की है। हालांकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के आगरा में हालांकि उत्तर प्रदेश की टीम ने बहुत कम छापेमारी की,
लेकिन सबसे ज़्यादा छापेमारी राजस्थान की टीम द्वारा की जाती है। अब देखने वाली बात यह है कि करावली क्षेत्र में बुलडोजिंग के मामले में गिरफ्तार की गई महिलाओं पर किस प्रकार कार्रवाई होगी। हालांकि इस पूरे मामले में महिलाओं सहित कई मशीनों को भी जब्त किया गया है। आरएलडी के वरिष्ठ नेता मांगेराम यादव ने आज आरएलडी का दामन छोड़ दिया है। आज उन्होंने भाजपा ज्वाइन करते हुए बागपत की अमीनगर सराय पंचायत का अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन किया है। वहीं पर युवा जिला अध्यक्ष भाजपा का परिवार उनके विरोध में उतर गया है। भाजपा के युवा जिला अध्यक्ष शशांक मलिक की माता सुनीता मलिक ने उनके खिलाफ नॉमिनेशन किया है। अब ये बात पूरी तरह से चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं बागपत के जिला अध्यक्ष सूरजपाल गुर्जर ने कार्रवाई की बात की है। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में बीजेपी प्रत्याशी ने उड़ाई आचार संहिता की धज्जियां। बीजेपी प्रत्याशी के साथ कई लोग नामांकन करने पहुंचे। आपको बता दें कि आज नामांकन का आखिरी दिन है और बीजेपी प्रत्याशी सौमती कैन अपने साथ एक भीड़ लेकर पहुंची। इस रैली को ढोल नगाड़े जो है इसमें बजाए जा रहे थे, उसके साथ नामांकन स्थल पर पहुंची। हालांकि अधिकारियों का साफ तौर पर कहना था कि नामांकन स्थल पर सिर्फ प्रत्याशी सहित 3 लोगों के आने की परमिशन होगी। उसके बावजूद भी बीजेपी प्रत्याशी अपने साथ नामांकन स्थल पर कई लोगों को लेकर पहुंची। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर दौरे पर थे। दरअसल आपको बता दें कि सहारनपुर में मुख्यमंत्री योगी ने एक विशाल जनसभा को यहाँ पर संबोधित किया है, क्योंकि अभी नगर निकाय चुनाव यहाँ पर चल रहे हैं और उसी की तैयारी को लेकर, उसी के लिए वोट को लेकर मुख्यमंत्री यहाँ सहारनपुर पहुँचे थे। आपको बता दें कि सहारनपुर में जहाँ नगर निगम है तो उसके अलावा 4 नगर पालिकाएँ और 7 यहाँ पर नगर पंचायत भी हैं। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी ने एक विशाल जनसभा की है और कहीं ना कहीं जो यहाँ पर शहर की जो लोग हैं या जो कस्बों के लोग हैं उनसे यहाँ कहीं ना कहीं वोट यहाँ पर मांगने की उन्होंने कोशिश की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने क्योंकि यहाँ पर एक विशाल जनसभा की है और उसी जनसभा में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने जो सरकार ने काम किए हैं, सरकार के कामों का यहाँ पर गुणगान किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यूपी में 2017 से पहले जो है गुंडाराज यहाँ पर चलता था, यहाँ पर दंगे होते थे, यहाँ पर कर्फ्यू लगता था। लेकिन अब 2017 के बाद यूपी में ना तो यहाँ पर दंगे लगते हैं ना यहाँ पर कर्फ्यू होता है। यूपी के मुख्यमंत्री ने सहारनपुर से यहाँ पर चुनाव का आगाज किया है और यहाँ पर शहर की जनता से अपील की है कि वो बीजेपी को वोट कर। शामली में आज मुख्यमंत्री ने एक सभा कर साफ संदेश दिया है कि भाजपा को ही वोट देकर आप ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएं। उन्होंने शामली की 3 नगर पालिका और 7 नगर पंचायत के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डालने की अपील की है। किराने के अपराध और पलायन का जिक्र करते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार का गुणगान किया। उन्होंने प्रदेश में न दंगा न गुंडाराज, यहाँ पर सब चंगा का नारा दिया। साथ साथ उन्होंने गुंडों को चेतावनी देते हुए कहा कि अब कोई भी उत्तर प्रदेश में आंख उठाकर नहीं देख सकता। उन्होंने युवाओं के हाथ में तमंचे नहीं टैबलेट देने की बात कही है। स्पष्ट रूप से देखा जाए तो उन्होंने वोटरों को सीधा सीधा संदेश देते हुए कहा है कि अब आपके हाथ में सत्ता की चाबी है। आप ही नगर पालिकाओं में अपने प्रत्याशियों को जीताकर आगे लाएंगे, जिससे कि यहाँ का विकास हो सके। निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और इसी बीच लग गया है मुख्यमंत्री का एक दिवसीय दौरा में जहां एक जनसभा को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे, वहीं जो निकाय चुनाव की प्रत्याशी हैं, नगर पालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हैं शालिनी कनौजिया, उनके पक्ष में वोट की अपील भी करेंगे। वहीं एक प्रेस वार्ता का आयोजन दिनेश प्रताप मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार हैं, अदिति सिंह सदर विधायक जो हैं और एक राज्य मंत्री के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन स्थानीय होटल में रखा गया, जहां पत्रकारों को जानकारी दी गई कि कल मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिस तरह से तैयारियां हैं उसको पूर्ण कर लिया गया है और कहीं ना कहीं नगर निकाय को सीढ़ी बनाकर 2024 का लोकसभा चुनाव है उसको जीतने का प्रयास जरूर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चाहे वो अमेठी की अगर बात की जाए तो अमेठी में परचम लहराने के बाद अब रायबरेली पर निगाहें हैं और इस निगाहों में कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री का जो दौरा लगा है वो
बहुत महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं से जो जनसभा होगी, जनसभा का जो संबोधित करेंगे और संबोधित करने के बाद कहीं ना कहीं से नगर निकाय चुनाव की प्रत्याशी के लिए वोट की अपील जरूर करेंगे। फिलहाल जो प्रेस वार्ता की गई उसमें बाकायदा जानकारी भी दी गई है कि मुख्यमंत्री का दौरे को लेकर जहां जिला प्रशासन अलर्ट है, वहीं अगर भाजपाइयों की बात की जाए तो उनमें उत्साह का माहौल देखने को जरूर मिल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज लखनऊ दौरे पर थे। लखनऊ आए, उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की, सपा दफ्तर पहुंचे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने जो बातचीत की है वो जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी एकजुटता को लेकर बात की है कि सारी पार्टियां उनका साफ तौर पर उन्होंने मैसेज दिया कि जब सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ मिल जाएंगी तभी भारतीय जनता पार्टी से देश को मुक्ति मिलेगी। ऐसा संदेश उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। वहीं अगर नीतीश कुमार से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि वो ममता बनर्जी से मिले हैं, अखिलेश यादव से मिले हैं, तो क्या मायावती से भी मिलेंगे, तो इस पे नीतीश कुमार सवाल से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि अभी तो हम अखिलेश यादव से मिलने आए हैं। जिन पहलवानों को कुश्ती के मैदान में होना चाहिए था वो अपनी मांगों के साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर ये पहलवान यौन उत्पीड़न तक का आरोप लगा चुके हैं। इससे पहले भी इन पहलवानों ने जनवरी में प्रदर्शन किया था। तब खेल मंत्रालय के साथ साथ तमाम लोगों ने इन्हें कहा था कि हम कमेटी बना रहे हैं और कमेटी इस मामले की जांच कर 90 दिन के अंदर अपना रिपोर्ट सौंपेगी। पहलवान एक बार फिर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस धरना प्रदर्शन को प्रदर्शन पार्ट 2 के तौर पर भी देखा जा रहा है। पहलवानों का कहना है कि जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी की रिपोर्ट अभी तक क्या कुछ आई है हमें बताया जाए, हमें बताया नहीं जा रहा है। इसके अलावा इन पहलवानों का ये भी आरोप है कि हम लोग बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ थाने में जब शिकायत करने गए तब कहीं न कहीं शिकायत दर्ज कर ली गई, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पहलवान लगातार कह रहे हैं कि पिछली बार हमें मिसलीड किया गया और हमारा धरना प्रदर्शन भी खराब हो गया, लेकिन इस बार हम सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो खाप पंचायत हो, चाहे किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, वो आए और हमारा साथ दें। जिन पर माफिया अतीक अहमद का झूठ सामने आ ही गया, जिसमें वो साफ कहता था कि उसकी या उसकी परिवार की उमेश पाल हत्याकांड में कोई भूमिका नहीं है। दरअसल कल बरेली जिला जेल से एक वीडियो वायरल होता है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि हत्या में शामिल जितने भी शूटर थे वो सब बरेली जेल में दाखिल होते हुए नजर आते हैं। उसमें गुलाम, उस्मान, गुड्डू मुस्लिम और खुद असद भी साफ जाते हुए दिखाई देता है। तो इसमें कहना कोई दो राय नहीं है कि उमेश पाल की हत्या की साजिश खुद अशरफ बरेली जिला जेल से में बैठकर रच रहा था। माफिया वक्त मैं मौजूद हूँ बिजनौर के रेहड़ के उस जंगल में जहाँ थोड़ी देर पहले 2 मासूम बच्चियों को गुलदार ने हमला कर एक को मौत के घाट और दूसरी को घायल कर दिया। जी हाँ, आपको बताता चलूँ बिजनौर में लगातार गुलदार का आतंक इस कदर देखने को मिल रहा है कि अब तक 6 मौत गुलदार बच्ची सहित कर चुका है और दर्जनों लोग घायल कर चुका है। अगर बात करें वन विभाग की तो कहीं ना कहीं वन विभाग की लापरवाही साफ नजर आ रही है। वन विभाग गुलदार को पकड़ने में नाकाम साफ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं गुलदार को वन विभाग पकड़ता है, लेकिन ऐसा कौन सा गुलदार है जो आदमखोर गुलदार को अभी तक वन विभाग नहीं पकड़ पाया, जिसका मुख्य कारण आप खुद देख सकते हैं। बिजनौर में लगभग 6 मौतें अब तक हो चुकी हैं और आधा 1 दर्जन से ज़्यादा लोग अभी तक घायल हो चुके हैं, लेकिन खूंखार गुलदार अब तक वन विभाग के हाथ नहीं आया। नगर निकाय चुनाव को लेकर के चंदौली पुलिस पूरी तरह से एक्शन मूड में है और जनपद की सारी थानों की फोर्स जो है लगातार अपने क्षेत्र में गश्त कर रही है। नौगढ़ पुलिस को गश्त के दौरान एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें 74 किलो से ज़्यादा गांजा बरामद हुई है और 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। बरामद गांजा की कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई जा रही है। पहला आरोपी जो है वो सोनभद्र का बताया जा रहा है और दूसरा गोपालगंज बिहार का बताया जा रहा है। ये दोनों तस्कर जो है गांजा की खेप बिहार से लेकर के सोनभद्र जा रहे थे और नौगढ़ पुलिस ने टेम्पू सहित गांजा को अपने कब्जे में लिया है और पूर्व में भी ये गांजा की तस्करी लगातार करते आ रहे हैं, जो बात अभी तक पूछताछ में सामने आई है। नौगढ़ पुलिस को नोनवट एरिया से पूरी सफलता हाथ लगी। हरदोई में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब बनाने वाले 295 लोगों को
गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा है। भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है और भारी मात्रा में लाहन को भी नष्ट किया गया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया है कि लगातार इस तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि नगर निकाय चुनाव में लोग अवैध शराब का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम कहीं किसी भी स्तर तक अवैध शराब का प्रयोग नहीं होने देंगे। जो भी इस कार्य में संलिप्त होगा उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। हरदोई में